नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। हिंदुस्तान जैसे देश में 370 सीटें जीतने का टारगेट बनाना आसान काम नहीं है, खासकर उस पार्टी के लिए जो केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में डबल डिजिट पार नहीं कर सकती, जिस पार्टी को देश में ज्यादातर मुसलमानों का वोट नहीं मिलता। नारा देना अलग बात है, सच में 370 सीटों तक पहुंचना यह दूसरी बात है। तो नरेंद्र मोदी ने जब कहा कि 370 सीटें जीतेंगे, तब उनकी पार्टी ने मोदी की बात को गांठ बांध लिया। बिहार में आज जो हुआ, महाराष्ट्र में कल जो होने वाला है, पश्चिम बंगाल में जो परसों होने वाला है, यह उसी रणनीति का हिस्सा है। सोनिया गांधी रायबरेली नहीं जा रही हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के एक बड़े नेता बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। जयंत चौधरी आज अखिलेश यादव से दोस्ती तोड़कर मोदी के पास आ चुके हैं। तेजस्वी यादव 0 पर आउट हो गए हैं। यह आज का स्कोर है। कल बैटिंग और तेज होगी, स्ट्राइक रेट और बढ़ेगा। फाइनल स्कोर क्या होगा, आगे और क्या क्या होने वाला है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। इस बार विपक्ष के बड़े बड़े नेता पहले से ही नेता विपक्ष में बोलने लगे हैं, संसद में बोलने लगे हैं। 24 में 400 पार, 24 में फिर एक बार 400 सीट एनडीए को और 370 सीट बीजेपी को। नरेंद्र मोदी की नजर लक्ष्य पर है। लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता क्या है? 400 सीटों का रूट मैप नरेंद्र मोदी ने ऐसे बनाया है। मोदी के इस रूट मैप में 4 ए हैं। एस्पिरेशन वाला यूथ वोट, एंटी करप्शन वाला वोट, पब्लिक को अश्योरेंस वाला वोट और अलायंस वाला वोट। नरेंद्र मोदी ने आज सबसे ज्यादा फोकस यूथ पर किया और यूथ को अपने पाले में लाने के लिए एंटी करप्शन वाली गारंटी दिखाई। प्रधानमंत्री ने पब्लिक को अश्योर किया कि मैं ही वापस आऊंगा, अगर मैं नहीं आया तो फिर से वही सब होने लगेगा जो कांग्रेस राज में होता था। 800 से ज्यादा कोर्स उपलब्ध है। पहले की सरकारों में नौकरी के लिए विज्ञापन जारी होने से लेकर नियुक्ति पत्र देने तक बहुत लंबा समय लग जाता था। इस देरी का फायदा उठाकर उस दौरान रिश्वत का खेल भी जमकर होता था। हमने भारत सरकार में भर्ती की प्रक्रिया को अब पूरी तरह पारदर्शी बना दिया है। नरेंद्र मोदी के अलायंस से विरोधी के अलायंस में जाने और दोबारा मोदी के अलायंस में लौटकर आने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी ठीक इसी रास्ते पर चले। जो समाज में जहर बोने का काम। बिहार विधानसभा में विश्वास मत पर चर्चा हुई। चर्चा का जवाब देते हुए नीतीश ने कह दिया कि ईडी, सीबीआई नहीं, बिहार में अब पुलिस भी करप्शन के मामलों की जांच करेगी। हमको पता चला कि लोग कमा रहे हैं। अनेक लोगों को पता चला कि कितना लाख दे रहे थे सबको इधर उधर करने के लिए। अब कहां से पैसा आया? हम सबका जांच करवाएंगे, कोई गड़बड़। याद रखिएगा, आप लोगों की पार्टी ठीक नहीं कर रही है। यूथ को करप्शन पसंद नहीं, उसे मोदी के एंटी करप्शन मेजर्स पसंद हैं। ईडी, सीबीआई से मोदी विरोधियों को चाहे जितनी नफरत हो, यूथ इन्हें पसंद करता है, क्योंकि करप्शन घटा है तो नौकरी मिलने के आसार बढ़े हैं। यहां यह जानना जरूरी है कि देश में यूथ वोट है कितना, मोदी जिस पर दांव लगा रहे हैं उनका नंबर कितना है। चुनाव आयोग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 2019 में 18 से 19 साल के एज ग्रुप में 1.5 करोड़ वोटर थे।
2024 में इनकी तादाद बढ़कर 1,85,00,000 हो गई है। 20 से 29 साल के एज ग्रुप में इस बार 19,74,00,000 यूथ वोटर वोट देने के लिए एलिजिबल है। टोटल 96,88,00,000 वोटर्स में इस नंबर को देखें तो ये 20.38% बैठता है। यूथ वोटर्स के बारे में एक और नंबर नोट कर लीजिए। 2024 के चुनाव में 18 से 39 साल के टोटल वोटर्स को काउंट करके चलें तो ये वोट काउंट 50% से अधिक होता है। यानी युवा वोटर अगर एक तरफा वोट कर दें तो अकेले सरकार बनाने की कुव्वत रखते हैं। 2019 के चुनाव में यंग इंडिया की पहली पसंदीदा पार्टी बीजेपी थी। 2009 में 18 से 22 साल के 21%, 2014 के चुनाव में 36% और 2019 के चुनाव में 41% फर्स्ट टाइम वोटर्स ने बीजेपी को वोट दिया था। प्रधानमंत्री पद के लिए 18 से 22 साल और 23 से 25 साल के 51% युवाओं की पसंद भी मोदी ही थे। ये 2019 का नंबर है। 2024 में इसमें और इजाफा हुआ है। 100 यूथ एवरी बूथ। नरेंद्र मोदी ने अपनी पार्टी को यह सिंपल टारगेट दिया है। बीजेपी की इलेक्शन मशीन को देखते हुए यह टारगेट अचीवेबल लगता है। आज हर युवा के मन में विश्वास है कि वो कड़ी मेहनत और अपनी प्रतिभा के दम पर अपनी जगह बना सकता है। 2014 के बाद से ही हमारा प्रयास रहा है कि नौजवानों को भारत सरकार के साथ जोड़कर उन्हें राष्ट्र निर्माण का सहभागी बनाएं। बिहार में 2 सप्ताह पहले तक डिप्टी सीएम रहे तेजस्वी भी यही कोशिश कर रहे हैं कि युवा वोटर उनके साथ आ जाए। इसीलिए तेजस्वी नौकरी दिलाने वाला दावा पकड़े हुए हैं। हमको दुख इस बात का नहीं है कि हम लोग विपक्ष में आ गए। हमको तो खुशी है कि उन 17 महीनों में जो देश में किसी सरकार ने नहीं किया उसको हमारी महागठबंधन सरकार ने करने का काम किया। आप बताइए, आपको याद होगा जब आप बीजेपी को धोखा देना चाह रहे थे तो समाज में जहर बोने का काम करते। तेजस्वी ने दावा तो बहुत बड़ा किया, लेकिन बिहार में हुआ क्या? बिहार में इंडी का स्कोर 0 हो गया। तेजस्वी लड़ सकते थे, नीतीश कुमार फाइट तो दे ही सकते थे, लेकिन वो मैदान छोड़कर भाग गए। तेजस्वी ने अपनी बात सुनाई और नीतीश कुमार की पूरी बात सुने बगैर निकल लिए। कोई आए ना आए, जब समय आएगा तो तेजस्वी आएगा। तेजस्वी ही आएगा। तेजस्वी ने ये बोल तो दिया, लेकिन तेजस्वी के 2 विधायक चले गए। जो चेतन आनंद एक दिन पहले तक तेजस्वी के साथ गिटार सुन रहे थे और क्रिकेट खेल रहे थे, वो चेतन आनंद भी मोदी और नीतीश की साइड में चले गए। बिहार में अभी इसी बात की लड़ाई है कि यूथ वोट कौन ले जाएगा। जाति का कैलकुलेशन अलग है, धर्म वाला कैलकुलेटर अलग चल रहा है। महिला वोट पर मोदी और नीतीश का फुल कंट्रोल है। बिहार के यूथ वोट को तेजस्वी अपने पाले में करना चाहते हैं और नीतीश कुमार उसे अपनी ओर खींचना चाहते हैं। इन्होंने कई बार आप लोगों के सामने भी बोला अब तो यही करेगा, यही आगे बढ़ेगा। तो चलिए, नौजवान लोग ना आगे बढ़ेगा, आगे काम करेगा। लेकिन कई बार मजबूरियां रही होंगी इनकी, जैसे दशरथ की मजबूरी थी, राजा दशरथ की, कि राम को जो है वनवास जो है भेज दिया गया। लेकिन आपने तो ये कहा था कि भाई हम लोगों का एक ही लक्ष्य है, न प्रधानमंत्री बनना है, न किसी को मुख्यमंत्री बनना है। देश भर के विपक्षों को गोल बंद करके जो तानाशाह है उसको दोबारा नहीं आने देना है, इसीलिए ना आ पाए थे। और आप जब गवर्नर हाउस गए महोदय,
मुख्यमंत्री जी, जब आप बाहर आए तो आपने बोला कि आपका मन नहीं लग रहा था। आपने ये बोला कि मन नहीं लग रहा था। मन नहीं लगेगा तो हम लोग नाचने गाने के लिए थोड़ी है, आपका मन लगाने के लिए। हम तो आपका साथ ना देने के लिए थे कि जो काम आप बोलते थे असंभव है, उसको हम लोगों ने मुमकिन करके दिखाने का काम किया। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की पलटीमार सियासत की सिलाई खोल रहे हैं तो नीतीश कुमार बिहार में 18 साल पहले के जंगल राज की कहानी सुना रहे हैं। 2005 से जब काम शुरू हुआ है और उसके बाद बिहार का कितना विकास हुआ है, और हमारे पहले इनके पिता को और इनकी माता को 15 साल तक काम करने का मौका मिला, तो क्या हुआ था बिहार में जी? क्या होता था? अरे शाम में कोई भी आदमी घर से बाहर निकलता था, आप जरा सोच लीजिए, और कहीं कोई सड़क था, कहीं कोई रास्ता था, और जब हम लोगों को मौका मिला और ये बात करते हैं अपने को कि इनके साथ मुस्लिम है, तो कितना मुस्लिम हिंदू का झगड़ा होता था, और जब हम आए तो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा बंद कराए। और कब हुआ था? आज तक भूल जाना है। अगर इतिहास जानो, 5 के पहले तक का इतिहास जानो, और उसके बाद जिस तरह से मुसलमानों के साथ हुआ था कार्रवाई, और जो कुछ भी हुआ, तो 15 साल नहीं किए, और जब हमको मौका मिला तो हमने तुरंत उस पर कार्रवाई की। कौन सा काम है जो भूल रहे हैं? और हमने कभी भी समाज के हर तबके के उत्थान के लिए हम लोगों ने काम किया है। 2005 में जब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने, तब पैदा हुआ बच्चा 2024 के चुनाव का वोटर है। उसने जंगल राज नहीं देखा, लेकिन जंगल राज की कहानी जरूर सुनी है। कहानी में ही 2024 का इलेक्शन आ गया। नीतीश कुमार ने एंटी जंगल राज वोट के साथ साथ मुस्लिम वोट पर भी अपना दावा पेश कर दिया। बिहार में जंगल राज मुद्दा तो है, 30 साल बाद भी चारा घोटाला मुद्दा है। नौकरी के बदले जमीन का पट्टा लिखवा लेना बिहार में मुद्दा तो है। ये मुद्दे मोदी के अकाउंट में वोट और सीट ट्रांसफर करा रहे हैं। नीतीश कुमार ने भी बता दिया कि फ्यूचर है तो सिर्फ मोदी के साथ रहने में। जो हम इतना दिन मेहनत किए और हम सबको एकजुट कर रहे थे, तो हम सारा मेहनत कर रहे थे, कुछ हुआ, और अंत में जो हमको पता चला कि जैसे कांग्रेस पार्टी भी इनकी पार्टी इधर से उधर कर रही है, उसको डर लग रहा था। हम बार बार कह रहे थे कि बाकी पार्टियों को एकजुट करिए, तो उसको उनको हमसे तकलीफ था। हमको पता चला कि इनके पिताजी भी उधरे साथ थे, तब हमको पता चल गया कि ये कुछ होने वाला नहीं है, और फिर हम अपने पुरानी जगह पर आ गए जहां से हम बहुत पहले से। और अब हम पुरानी जगह पर आ गए हैं, अब सब दिन के लिए हम आ गए हैं। इंडी अलायंस में एक और फूट की खबर पर आज करीब करीब मोहर लग गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन किए। केजरीवाल इंडी अलायंस के पहले नेता हैं जो अयोध्या पहुंचे हैं। 22 जनवरी को इंडी ने अयोध्या से किनारा कर लिया था। अब केजरीवाल भी राम की शरण में पहुंच गए हैं। रामलला जी के दर्शन करके एक असीम शांति का अनुभव हुआ, बहुत अच्छा लगा, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ये पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए, पूरे विश्व के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि इतना भव्य और अच्छा सुंदर मंदिर बन के तैयार हुआ है, और डेली लाखों लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। उनकी आस्था देख के दिल गदगद हो जाता है। सबसे पहले पश्चिम बंगाल में इंडी अलायंस का बोरिया बिस्तर बंधा, फिर बिहार में इंडी अलायंस टूटा, दिल्ली और पंजाब में टूट कंफर्म है। यूपी में जयंत चौधरी ने भी इंडी से एनडीए में जाना कंफर्म कर दिया।
ये फैसले के पीछे ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी प्लानिंग रही हो या बहुत समय से हम यही सोचे बैठे हों। बहुत कम समय में, अल्प समय में फैसला हमें लेना पड़ा, परिस्थितियों के कारण लेना पड़ा, और हमने हमारे कुछ अच्छे हैं देश के लिए, अपने लोगों के लिए, कि हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं। और जब भारत रत्न से नवाजा गया है, हम सब का मन प्रफुल्लित है। बहुत बड़ा सम्मान सिर्फ मेरे परिवार का ही नहीं, कि हमारे दल तक सीमित नहीं है। देश के हर कोने में विराजमान जो हमारे किसान हैं, नौजवान हैं, गरीब लोग हैं, ये उनका सम्मान। सपा के साथ साथ कांग्रेस का अलायंस हो रहा है। सीटों पर बातचीत लास्ट राउंड में है, लेकिन यूपी में अलायंस आधा रह जाने का साइड इफेक्ट है कि सोनिया गांधी के राज्यसभा जाने की चर्चा शुरू हो गई है। रायबरेली लोकसभा सीट से सोनिया की जगह प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव लड़ सकती हैं। राज्यसभा वाला प्रयोग बीजेपी भी कर रही है। यूपी में पूरे के पूरे बदल डाले जिनकी चर्चा चल रही थी वो बाहर हो गए। जो समीकरण में फिट बैठ गए उनके राज्यसभा पहुंचने का रास्ता साफ हो गया। बीजेपी की लिस्ट में जातीय समीकरण देख लीजिए। आरपीएन सिंह कुर्मी बिरादरी से आते हैं। कांग्रेस से बीजेपी में आए आरपीएन कुशीनगर से सांसद रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और ब्राह्मण हैं। राज्यसभा में ये उनका दूसरा कार्यकाल होगा। अमरपाल मौर्य यूपी बीजेपी के महामंत्री हैं और कोयरी समाज से हैं। संगीता बलवंत गाजीपुर से आती हैं, विधायक और पूर्व मंत्री रही हैं। जाति से वो निषाद समाज की महिला नेता हैं। तेजवीर सिंह पूर्व सांसद हैं और जाट बिरादरी से आते हैं। साधना सिंह राजपूत हैं और आगरा के पूर्व सांसद नवीन जैन समुदाय से आते हैं। मोदी हर समीकरण बनाकर चल रहे हैं। विरोधी अपने अलायंस भी नहीं संभाल पा रहे हैं। यूपी के बाद राहुल गांधी के अलायंस को आज महाराष्ट्र में जोर का झटका बहुत धीरे से लगा। महाराष्ट्र में नांदेड़ के कद्दावर नेता पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री अशोक राव शंकर राव चौहान ने 2 लाइन का इस्तीफा सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और कांग्रेस से 2 पीढ़ियों का रिश्ता एक झटके में खत्म कर दिया। मैंने आज पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी से मेरा जो भी इन्वॉल्वमेंट था वो मैंने अभी तक कोई भी पार्टी में शामिल होने का फैसला नहीं लिया है। मेरे सामने अभी 2 दिन बाकी है। 2 दिन के बाद मैं मेरी जो राजनीतिक भूमिका है वो स्पष्ट करूंगा। तो हर चीज की कोई वजह बताई नहीं जाती है और मैं कभी भी पार्टी के इंटरनल मैटर्स को चौराहे पे रखने वाला आदमी नहीं हूँ। सीट शेयरिंग के बारे में शायद इतनी रफ्तार से काम नहीं हो रहा है, ये मुझे भी महसूस हो रहा है और इसीलिए निश्चित तौर पर मेरे को अभी बोलने का कोई अधिकार नहीं है। जो देख रहे हैं उनका काम है, पर वो अगर जल्दी तेजी से होता था तो फायदा निश्चित एमबीए को हो सकता था। अशोक चौहान कहीं और नहीं मोदी के ही साथ जा रहे हैं। अशोक चौहान पर आदर्श सोसाइटी घोटाले के दाग हैं, लेकिन नांदेड़ में कंफर्म जीत चाहिए तो अशोक चौहान जरूरी है। जोड़ तोड़ गुणा भाग मंडल कमंडल, नरेंद्र मोदी को हर कैलकुलेशन पता है। विरोधी एक एक राज्य खोते जा रहे हैं। मोदी एक एक सीट जीतने का प्लान बनाकर चल रहे हैं। अशोक चौहान के आने से क्या होगा? महाराष्ट्र में कांग्रेस का सबसे मजबूत गढ़ नांदेड़ बीजेपी के खाते में एकदम कंफर्म हो जाएगा। नांदेड़ की सीट उन सीटों में से एक है जिसे कांग्रेस ने 2014 की मोदी लहर में भी बचा लिया था। 2019 में यह सीट पहली बार बीजेपी ने जीती। अब अशोक चौहान के आने का मतलब नांदेड़ पर कमल ही खिलेगा। चर्चाएं बहुत हो रही थी, लेकिन ऐसे कुछ निर्णय लेंगे ऐसी अपेक्षा नहीं थी, लेकिन उन्होंने ये निर्णय लिया है। उनकी क्या बाध्यता थी, उन पे क्या दबाव था, उनको क्यों ये निर्णय लेना पड़ा, इसके बारे में खुद ही वो बताएंगे। लेकिन जो भाजपा की रणनीति है, अगर जनता का समर्थन नहीं मिल रहा है तो विपक्ष को तोड़ो, विपक्ष के नेताओं को तोड़ो और किसी तरह से
चुनाव जीतने की कोशिश करो। खबर यह भी है कि छिंदवाड़ा से अपने बेटे नकुलनाथ की सीट कंफर्म करने के लिए कमलनाथ दूसरे रास्ते तलाश रहे हैं। ये तलाश बीजेपी के दफ्तर में खत्म हो सकती है। अभी ये कयास है जो बहुत जल्द हकीकत में तब्दील हो सकता है। जयंत चौधरी की पार्टी को वेस्टर्न यूपी में 2 या 3 सीटें ही मिलेंगी। बागपत कंफर्म है, बिजनौर दूसरी सीट है। जयंत चौधरी का दावा मथुरा पर भी है, लेकिन वो राज्यसभा की 1 सीट के लिए राजी हो सकते हैं। जयंत को 2 या 3 सीट के बदले मोदी ने वेस्टर्न यूपी और सेंट्रल यूपी की 27 सीटों पर बीजेपी की जीत पुख्ता कर दी। बिहार की दिशा तो उसी दिन तय हो गई थी जब नीतीश कुमार का मन डोला था। ममता बनर्जी और केजरीवाल ने मोदी का ही रास्ता आसान किया है। यूपी की 80 सीट, बिहार की 40 सीट, पश्चिम बंगाल की 42 सीट, महाराष्ट्र की 48 सीट, दिल्ली की 7 सीट, पंजाब की 13 सीट, कुल मिलाकर लोकसभा की 230 सीटों पर इंडी अलायंस ने मोदी को वॉकओवर दे दिया। इसमें मोदी या उनकी पार्टी का कसूर नहीं है, कसूर राहुल गांधी का है जो अपने अलायंस को संभाल नहीं पाए। संसद में मोदी ने जब 400 सीटें जीतने की भविष्यवाणी की थी, उस दिन जिन लोगों को यकीन नहीं हो रहा था वो भी अब कहते हैं कि 400 मुमकिन है, नंबर इससे भी आगे निकल जाए तो हैरान होने की जरूरत नहीं है। राजनीति से अलग एक बात, मोदी हैं तो जान बचाना मुमकिन है, मोदी हैं तो मृत्यु दंड से बचाकर भी वापस ले आना मुमकिन है। नरेंद्र मोदी की एक मुलाकात ने कतर में फांसी की सजा पाए 8 हिंदुस्तानियों को सुरक्षित स्वदेश लौटा दिया। 2 दिसंबर को दुबई में COP28 समिट में मोदी की कतर के अमीर से एक बहुत छोटी सी मुलाकात हुई थी। दिसंबर में मुलाकात हुई, जनवरी में पूरी बैक चैनल बातचीत चली और फरवरी में एक सोमवार को अचानक पता चला कि फांसी की सजा पाए ये भारतीय स्वदेश लौट भी आए। वो खुद कह रहे हैं कि यह सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की वजह से मुमकिन हो पाया। जो लोग ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से क्या फर्क पड़ता है, तो वो नोट करें, सबसे बड़ा फर्क यही पड़ता है। नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाली कहानी की पूरी इनसाइड स्टोरी देखिए इस रिपोर्ट में। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे। विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी इट वोंट बी। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी की हम लोग बाहर आ सके और वापस अपने कंट्री में आ सके। प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनका पर्सनल इंटरवेंशन, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की। कतर में फंसे 8 भारतीय नागरिकों की प्रधानमंत्री मोदी ने जान कैसे बचाई? जिन्हें कतर में फांसी की सजा हो चुकी थी, उन्हें मोदी सुरक्षित स्वदेश कैसे लेकर आए? नेवी के 8 पूर्व अफसरों को मौत के मुंह से खींचकर लाने की इनसाइड स्टोरी क्या है? मोदी ने ऐसा क्या कहा कि कतर के अमीर ने फांसी की सजा माफ कर दी? मोदी ने ऐसा क्या किया कि मुस्लिम देश कतर ने भारतीय नागरिकों को जाने दिया? चीयर्स फॉर इंडिया। हिप 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 हिप, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज सुबह सुबह जब नेवी के ये पूर्व अफसर स्वदेश लौटे तो ऐसे ही भारत माता की जय जयकार कर रहे थे। इन्हें खुद पर यकीन नहीं हो रहा था कि वो सुरक्षित भारत लौट आए हैं, क्योंकि उनकी सजा माफ करवाना भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है। और ये सब सिर्फ और सिर्फ मोदी की वजह से ही संभव हो पाया है। और ये हम नहीं, खुद कतर से बचकर आए ये पूर्व नेवी अफसर कह रहे हैं। यहाँ के वाकई बहुत खुशी हो रही है कि वापस इंडिया पहुंच गए हम सेफ एंड साउंड। और डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ, और गवर्नमेंट ऑफ कतार के हिज एक्सीलेंसी द अमीर को कि उन्होंने ये होने दिया। विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी इट वोंट बी। आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते अगर इंटरवेंशन नहीं होता एट दैट लेवल, हाईएस्ट लेवल।
एंड स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके अथक प्रयास से कि वो कंसिस्टेंटली लगे रहे एंड वी आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू। वेरी वेरी थैंकफुल टू द गवर्नमेंट एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी कि हम लोग बाहर आ सके और वापस अपने कंट्री में आ सके। लेकिन मोदी ने इन 8 लोगों की जान कैसे बचाई, इसकी पूरी डिटेल्स हम आपको आगे देंगे। सबसे पहले ये जानिए कि नेवी के ये पूर्व अफसर कौन हैं और ये किन आरोपों में फंसे थे। कतर की इंटेलिजेंस एजेंसी के स्टेट सिक्योरिटी ब्यूरो ने 30 अगस्त 2022 को 8 पूर्व नौसैनिकों को गिरफ्तार किया था। ये सभी अफसर कतर की नौसेना को ट्रेनिंग देने वाली एक निजी कंपनी देहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी में काम करते थे। देहरा ग्लोबल डिफेंस सर्विस प्रोवाइड करती है। इन 8 भारतीयों पर इजराइल के लिए जासूसी करने का आरोप था। कतरी मीडिया के मुताबिक इन लोगों पर कतर के सबमरीन प्रोजेक्ट से जुड़ी इंफॉर्मेशन इजराइल को देने का आरोप था। हालांकि कतर ने कभी भी ये आरोप सार्वजनिक नहीं किए, लेकिन जाहिर तौर पर आरोप बहुत गंभीर थे। केस हाई प्रोफाइल भी था और देश की साख से जुड़ा हुआ भी था। इसीलिए दिसंबर 2022 में ही मोदी के विदेश मंत्री ने देश को आश्वस्त कर दिया था कि इन्हें हम घर वापस लेकर आएंगे। This is a very sensitive case. I'm referring to the detention of some of our ex-servicemen in Qatar. I can only say, because their interests are foremost in our minds, I can only assure him we have been seized of the matter. Our ambassador, senior officials have been in continuous touch with the Qatari government on this. Our effort is obviously to ensure that they are not treated unfairly and that if the sooner we can bring them back home. So I assure you that they are very much, very strongly in our priorities. डिप्लोमेसी के लेवल से कोशिशें तो हुई, लेकिन ये कोशिशें रंग नहीं ला पाईं। उल्टा गिरफ्तारी से करीब 14 महीने के बाद यानी 26 अक्टूबर 2023 को इन सभी पूर्व नेवी अफसरों को मौत की सजा सुना दी गई। इसके बाद तो देश में कोहराम मच गया। कांग्रेस, विरोधी और लेफ्ट समर्थित मीडिया और नेता मोदी को कोसने लगे। मोदी को क्या क्या नहीं कहा गया, क्या क्या ताने नहीं मारे गए, उनके बारे में आगे आपको डिटेल्स में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये देखिए कि इसके बाद मोदी कैसे सीन में आए। 26 अक्टूबर 2023 को कतर ने इन्हें मौत की सजा सुनाई। तुरंत मोदी ने पर्सनल इंटरवेंशन किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर को टॉप प्रायोरिटी पर इस मैटर को देखने को कहा। 30 अक्टूबर 2023 को इन नौसैनिकों के परिवारों ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। कतर को मनाने के लिए भारत ने तुर्की की मदद लेने का भी प्रयास किया, क्योंकि यह माना जाता है कि तुर्की के कतर के शाही परिवार के साथ अच्छे संबंध हैं। इसीलिए भारत की तरफ से पहले तुर्की को भी मध्यस्थता के लिए अप्रोच किया गया। इसी बीच भारत ने अमेरिका के साथ भी बातचीत की, क्योंकि कतर अमेरिका की सुनता है। कतर पर अमेरिका की पकड़ मजबूत मानी जाती है। हमास की कैद से इजराइल के नागरिकों को छुड़वाने के लिए अमेरिका ने भी कतर से ही मदद मांगी थी। डिप्लोमेसी दूसरी तरफ चल रही थी, लेकिन इसके बाद इस केस में मोदी की पर्सनल एंट्री हुई। दिसंबर के महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई में आयोजित COP28 समिट में पहुंच गए। इस समिट में दुनिया के बड़े बड़े देशों के नेता आए थे और यहीं पर प्रधानमंत्री की मुलाकात कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से हुई। दोनों की बॉडी लैंग्वेज देखकर साफ लग रहा है कि कतर के अमीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बहुत कंफर्टेबली बात कर रहे हैं। दोनों ने एक दूसरे के हाथों को पकड़ा हुआ है। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में अक्सर ऐसा नहीं होता, लेकिन मोदी ने उन्हें बहुत कंफर्टेबली हैंडल किया। और कहा जाता है कि दिसंबर 2023 में यूएई में हुई इसी समिट में बात बन गई थी। अंदर की खबरें यह हैं कि इसी मुलाकात में कतर के अमीर भारतीयों की रिहाई पर राजी हो गए थे। प्रधानमंत्री मोदी जी व्यक्तिगत रूप से इस विषय का जो लेके सुपरविजन करते रहे हैं और उनके सशक्त नेतृत्व का प्रमाण ही है ये एक प्रकार से, और संबंधों की सशक्तता को भी दर्शाता है कि 8 भारतीय नागरिकों में से दालधारा केस के 7 नागरिक इस समय अपनी भारत भूमि पे वापस लौट गए। मोदी की मुलाकात के तुरंत बाद रास्ते कैसे खुलते गए, अब जरा ये समझ लीजिए। 26 अक्टूबर 2023 को नेवी के इन 8 अफसरों को कतर में मौत की सजा सुनाई गई। 2 दिसंबर 2023 को यूएई में प्रधानमंत्री मोदी और कतर के शासक की मुलाकात हुई। तुरंत बाद 3 दिसंबर को
भारत को कतर की तरफ से इन नेवी अफसरों के लिए कॉन्सुलर एक्सेस दी गई। 28 दिसंबर को कतर ने इन 8 अफसरों को दी गई मौत की सजा को ड्रॉप कर दिया और 12 फरवरी को कतर ने भारतीय नेवी के इन 8 पूर्व अधिकारियों को रिहा कर दिया। इसीलिए तो ये अफसर भारत लौटने के बाद सिर्फ और सिर्फ मोदी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मोदी जान बचाकर लाए हैं। बस ये कहना चाहेंगे कि ये वाले दिन का हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे और प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनका पर्सनल इंटरवेंशन, उनका इंटरेक्शन, और एक और मौका लेना चाहता हूं कि थैंक करूंगा एमीर को कतर के, जिनके उनके इंटरेक्शन के कारण आज हम यहां खड़े हैं, जिस दिन का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार था। It's only possible due to the intervention of our Prime Minister and his personal interaction and involvement with the Amir of Qatar. We're thankful so much for the government of India. Thank you so much. We have waited almost 18 months to be back in India. We're extremely grateful to the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji. It certainly wouldn't have been possible without his personal intervention and that equation with the Emir of Qatar. I think we are grateful to the government of India, the bottom of our heart, for the every effort that has been made, and this day wouldn't have been possible without it. कतर से जान बचाकर आए नेवी के ये पूर्व अफसर मोदी की जय जयकार कर रहे हैं। इसके अलावा कतर से एक और डील हुई है और यह माना जा रहा है कि हो सकता है कि इस डील के बाद भी कतर कुछ ढीला पड़ा हो। यह रिहाई ऐसे समय में हुई है जब भारत और कतर के बीच गैस को लेकर एक अहम समझौता हुआ है। 6 फरवरी को हुए इस समझौते में भारत कतर से 2048 तक लिक्विड नेचुरल गैस यानी LNG खरीदेगा। इसकी कुल लागत $78 अरब है। इस समझौते के तहत कतर हर साल भारत को 7.5 मिलियन टन गैस एक्सपोर्ट करेगा। इस गैस का इस्तेमाल ऊर्जा के लिए किया जा सकता है। यह मोदी की इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का ही नतीजा है कि मुस्लिम देश UAE के अबू धाबी में, जहां पहला हिंदू मंदिर बनकर तैयार है, जिसका उद्घाटन करने के लिए कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं, और दूसरे मुस्लिम देश कतर ने भारत के 8 नागरिकों की मौत की सजा माफ कर दी है। कतर और भारत के बीच कूटनीति की नई केमिस्ट्री उभर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अबू धाबी में मंदिर का उद्घाटन करने के बाद 14 फरवरी को कतर भी जाएंगे और वहां वो कतर के अमीर से मिलेंगे। From UAE, after completing his visit on 14th of February there, Honorable Prime Minister will travel to Doha, Qatar on 14th February afternoon. During the visit, Prime Minister will hold bilateral meetings with the Amir of Qatar, His Highness Amir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, and other high dignitaries in Qatar. You would recall the Prime Minister had last visited Qatar in June 2016. As such, this will be Prime Minister's second visit to Qatar. कुल मिलाकर मोदी ने 10 साल पहले देश नहीं झुकने देने का जो वादा किया था, उसे मोदी लगातार निभा रहे हैं। लेकिन मोदी के विरोधी क्या कर रहे हैं, अब जरा ये भी देख लीजिए, क्योंकि मोदी का एक एक विरोधी आज पूरे देश के सामने एक्सपोज हो गया है। पिछले साल जब इन नेवी वेटरन्स को कतर में मौत की सजा सुनाई गई तो सबसे ज्यादा हमलावर कांग्रेस पार्टी रही। कांग्रेस ने खास तौर पर मोदी को विश्वगुरु कहकर तंज कसा था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो यहां तक कहा था कि मोदी सरकार ने सरेंडर कर दिया है। एक तरफ तो कांग्रेस ने इस बात पर दुख जताया, कहा कि देश दुखी है, और दूसरी तरफ सीधी सीधी राजनीति की, सरकार को खूब बुरा भला कहा। मीडिया सेल के इंचार्ज सुप्रिया श्रीनेत ने तो बाकायदा एक लंबा सा वीडियो बनाकर ट्वीट भी किया था। खूब सवाल उठाए थे कि जब तक वक्त था तब तक सरकार ने क्या किया। मोदी और उनकी डिप्लोमेसी और विदेश नीति के खिलाफ एक तरह से पूरा कैंपेन चला था। इसमें कांग्रेस पार्टी तो शामिल थी ही, उनके साथ लेफ्ट लिबरल भी थे, और एजेंडा एक ही था कि अब विश्वगुरु कैसे बचाएंगे। विश्वगुरु वाला टेक्स्ट कांग्रेस की IT सेल से निकला और सब जगह वही फैलाया गया। मोदी का और उनकी डिप्लोमेसी का फेल्योर बताया गया। क्या मौजूदा और क्या पूर्व, मोदी का हर विरोधी इसमें शामिल था। हैदराबाद वाले भाईजान ने तो मोदी के इस्लामिक देशों की मोहब्बत पर सवाल उठाए, चुनौती दी कि अब वापस लाकर दिखाएं। इस पूरी कैंपेन को देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे ये लोग
कभी चाहते ही न रहे हों कि मोदी अपने इन नागरिकों को सुरक्षित निकाल कर लाएं, क्योंकि अब जब मोदी इन 8 को बचा कर लाए हैं, ये लोग स्वदेश लौट आए हैं, तो सन्नाटा पसरा है। मोदी का हर विरोधी चुप है, कोई कुछ नहीं कह रहा, सबके ट्विटर हैंडल शांत पड़े हैं। सिर्फ कांग्रेस के जयराम रमेश ने फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए एक ट्वीट कर दिया है कि हमें खुशी है कि वो वापस लौट आए हैं। इस ट्वीट को भी जब आप गौर से देखेंगे तो इसमें कहीं भी मोदी का नाम तो छोड़ ही दीजिए, विदेश मंत्रालय और भारत सरकार तक का नाम नहीं है। इनकी पार्टी का हर नेता जब कोस रहा था तो मोदी का नाम ले लेकर बोल रहा था। अब जब ये नौसैनिक वापस आए हैं तो बस फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। यही है कांग्रेस पार्टी की सच्चाई। लेकिन ऐसा करके कांग्रेस पार्टी मोदी के चाहने वालों को और ज्यादा ईंधन दे रही है। वो अपने खिलाफ नफरत पैदा करवा रही है, क्योंकि चुनावों से पहले ही मोदी का राष्ट्रवाद एक अलग लेवल पर चल रहा है। मोदी ने अगर कहा था कि देश नहीं झुकने दूंगा, तो वो अभी तक उस वादे को पूरा कर रहे हैं और इसीलिए 24 में भी देश राष्ट्रवाद के इस मुद्दे पर मोदी के साथ है। ओआरएफ के लेटेस्ट सर्वे में इस बात पर मुहर भी लगती दिख रही है। इस सर्वे में शामिल 83% लोगों ने मोदी की विदेश नीति को अच्छा बताया है। इसी तरह से 83% युवाओं ने G20 को बड़ी सफलता बताया है। इसी सर्वे में 81% ने अमेरिका को, 77% ने रूस को, 77% ने जापान को आने वाले दशकों में देश का सबसे बड़ा साझेदार बताया है। सर्वे में शामिल 80% युवाओं को यह भी लगता है कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का टारगेट रखना चाहिए। ये तमाम वो मुद्दे हैं जिन पर मोदी का भी ऐसा ही व्यू पॉइंट है। यानी देश का युवा मोदी की कूटनीति, विदेश नीति और राष्ट्र नीति पर विश्वास कर रहा है। ऐसे ही सी वोटर के एक सर्वे में जब यह सवाल पूछा गया कि अगर भारत चीन और पाकिस्तान दोनों से युद्ध करता है तो क्या होगा, इस सवाल के जवाब में 69% से ज्यादा लोगों ने कहा कि भारत दोनों को हरा देगा। यानी लोग मोदी के नेतृत्व और राष्ट्रवाद पर इतना भरोसा कर रहे हैं कि वो चीन पाकिस्तान दोनों को एक साथ हराने की क्षमता मोदी के अंदर देख रहे हैं। और 2024 के लोकसभा चुनावों में जब यही लोग वोट करेंगे तो जाहिर तौर पर राष्ट्रवाद के इन मुद्दों के बारे में सोचेंगे जरूर।